हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस की वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी एंड इसमें हमने 20 मॉक टेस्ट का टारगेट लिया था। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो 20वां मॉक टेस्ट होने वाला है। इस सीरीज का आखिरी वीडियो। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करा है। आपने वीडियो के दौरान जो भी कमेंट करें, मैंने हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ा है एंड आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोस्तों, एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे ना पेपर देने, तो ये जो 20 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए हैं, लिटरली आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम में थोड़ा सा नर्वस कर देता है, बट जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस करी है ना, प्रॉपर हमने सीरीज को फॉलो करा है। 10,000 वन लाइनर हमने पढ़े हैं। एनटीपीसी जीएस की मास्टर सीरीज हमने कंप्लीट करी है। इन 20 मॉक टेस्ट के अंदर हमने हर एक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़े टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करें, कहीं पर हमने बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हर एक लेवल को हमने टच किया है। इससे जब आप फाइनल पेपर दे रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बहुत ही स्मूथ एंड ज़बरदस्त आपका पेपर होने वाला है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी मॉक टेस्ट और कंप्लीट कर लेते हैं एंड लास्ट टाइम पे रिलैक्स रहो, बढ़िया आराम से जो आपने तैयारी करी है बस हमको अब फाइनल परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे मॉक टेस्ट की तरफ। जल्दी से मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर, डेनिस क्लाइव, राजाराम मोहन राय या हेनरी विवियन डिरोजियो? तो करेक्ट आंसर इसका है हेनरी विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हेनरी विवियन ने की थी। वो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1820 के दशक में अपने छात्रों को तर्क, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया था। उनके अनुयायियों को डिरोजियंस कहा जाता था। इस आंदोलन ने बंगाल में आधुनिक सोच और नव जागरण की नींव रखी थी। तो डी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? भगत सिंह, अरविंद घोष, रामप्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आजाद? तो अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ था। यह क्रांतिकारी साजिश थी जिसमें जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से 2 अंग्रेज महिलाएं जो है वो मारी गई थी। इस केस में अरविंद घोष और उनके छोटे भाई बरिंद्र कुमार घोष सहित कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष को बाद में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसके बाद राजनीति छोड़कर अध्यात्म का मार्ग अपना लिया था। तो श्री अरविंद घोष। बी आंसर। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? जोको विडोडो, लूला डा सिल्वा, प्रबोवो सुबियांतो या शी जिनपिंग? तो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इस अवसर पर इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की एक 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड टुकड़ी ने भी परेड में भाग लिया था, जो किसी विदेशी देश की पहली भागीदारी थी। तो प्रबोवो सुबियांतो। देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। अभी हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम जैसे चलेगी, एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आने वाला हूँ एनटीपीसी का। तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प आपकी मुझे लगेगी। इसमें करना ये है कि जिन जिन स्टूडेंट्स का पेपर होता जा रहा है, आपको 3 इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। पहली चीज़ तो ये कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है एंड आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होने वाला है। तो आप मुझे एक तो वो व्हाट्सएप करिएगा इस नंबर पर। इसके अलावा जो भी आपने क्वेश्चंस लगाए एग्जाम के अंदर, अगर आप बहुत अच्छा होगा कि वो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि हम यूट्यूब पर उनको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड का फोटो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जिससे कि क्रेजी जीके ट्रिक की जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी एनटीपीसी रिजल्ट आने के बाद में, तो उसमें आप सभी को मैं ऐड कर पाऊँ। सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैंने कुछ सरप्राइज़ भी प्लान करे हैं एंड जब वो फाइनल रिजल्ट आएगा तब मैं आप सबके साथ में कनेक्ट भी होऊंगा और कुछ स्पेशल मैंने आपके लिए प्लान करा है वो भी मैं आपको दूंगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी स्टूडेंट इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला है, किस फसल को गरीबों की फसल कहा जाता है? मक्का, बाजरा, गेहूं या जौ? तो बाजरा एक ऐसी फसल है, आमतौर पर गरीबों की फसल कहा जाता है, पुअर मैन्स क्रॉप कहा जाता है इसे। इसका कारण है यह फसल कम पानी, कम उपजाऊ मिट्टी और कम लागत में भी अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं। बाजरा पोषण से भरपूर होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मिनरल्स ये सभी अधिक मात्रा में होते हैं। ये भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है, इसीलिए इसे पुअर मैन्स क्रॉप कहा जाता है।
तो यहाँ पर बाजरा बी आंसर। पश्चिमी घाट किन प्लेटों के टूटने से बने थे? यूरेशियन भारतीय, अफ्रीकी भारतीय, यूरोपीय अफ्रीकी या भारतीय प्रशांत? तो वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पर्वत गोंडवाना लैंड के टूटने से बने थे। जब अफ्रीकी प्लेट और भारतीय प्लेट अलग हुई तो उनके टूटने के परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र बना। ये प्रायद्वीपीय भारत का कछारी क्षेत्र है जिसे पश्चिम घाट सीमित करते हैं। यहाँ पर अफ्रीकी भारतीय बी आंसर। अगला है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.09%, 15.84%, 19.82% या 24.27%? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2023 में 180 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2024 में 209 गीगावाट हो गई, जो तकरीबन 15.84% की वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर बी आंसर। अगला है, भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया गया है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन, मांटुगा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, पुणे रेलवे स्टेशन? तो मांटुगा रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। यह भारत का पहला स्टेशन बना जिसे पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया गया। ये उपलब्धि 2017 में हासिल की गई थी। ये पहल सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो मांटुगा रेलवे स्टेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मैकओएस या विंडोज? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जैसे विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। जबकि मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसे मोजिला फाउंडेशन ने डेवलप किया है। तो मोजिला फायरफॉक्स बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल 232, 312, 123 या 213? तो आर्टिकल 123 के तहत यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यह अध्यादेश ऑर्डिनेंस कानून जैसा ही प्रभावी होता है जब तक संसद उसे पारित या खारिज नहीं कर देती। अध्यादेश को संसद के अगले सत्र में 6 सप्ताह के भीतर पारित करना होता है, नहीं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आर्टिकल 123। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? तो होम रूल आंदोलन को साल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना, स्वशासन की मांग करना। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, महामस्तकाभिषेक जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो महामस्तकाभिषेक एक बहुत ही भव्य धार्मिक अनुष्ठान है जो जैन धर्म से संबंधित है। यह समारोह हर 12 वर्ष में एक बार कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। इसमें भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का दूध, चंदन, केसर, जल, पुष्प इनसे अभिषेक मतलब स्नान किया जाता है। ये परंपरा 978 ईस्वी से चली आ रही है। ये दिगंबर जैन संप्रदाय के लिए विशेष महत्व रखती हैं। तो जैनिज्म सी आंसर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 350A किससे संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा? तो आर्टिकल 350A की बात कर रहे हैं अपन। यह प्रावधान है इसमें कि हर राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए।
विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए। ये संविधान का एक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो भारत की भाषाई विविधता की रक्षा करता है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा, बी आंसर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बना है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन या हावड़ा रेलवे स्टेशन? तो करेक्ट आंसर है इसका गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित होता है। यह उपलब्धि 2017 में इसने हासिल करी थी। स्टेशन की छत पर 700 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया जिससे स्टेशन की सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये पहल इंडियन रेलवे के ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि ऊर्जा संरक्षण करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। यहाँ पर गुवाहाटी बी आंसर करेक्ट होगा। अगला लेते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे? आर्टिकल 353, 356, 355 या 358? तो आर्टिकल 355 यहां पर करेक्ट होगा। इसके अनुसार भारत सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह हर राज्य की बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन और आंतरिक अशांति से रक्षा करे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। साथ ही यह एंश्योर करे कि राज्यों में संविधान का पालन सही ढंग से हो। यह आर्टिकल राज्यों की सुरक्षा और संघ की अखंडता बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 355 सी आंसर। हाल ही में गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब या सिक्किम? तो कर्नाटक के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी नामक एक ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वन जीव और वन अपराधों की रिपोर्टिंग और प्रबंधन को डिजिटल माध्यम से सुलभ और पारदर्शी बनाना। जनवरी 2025 में कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ईश्वर बी खांड्रे के द्वारा गरुड़ाक्षी प्रणाली को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के सहयोग से विकसित किया गया है। यहाँ पर कर्नाटक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। एक तरफ हमको ऊर्जा का टाइप दे रखा है और दूसरी तरफ हमको उपकरण दे रखा है, स्रोत दे रखा है, सोर्स दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर देखिए जुड़ेगी हाइड्रो पावर प्लांट से। डैम में जमा पानी ऊंचाई पर होता है और उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पानी गिरने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए वाला हो गया 3 से। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए डीजल जनरेटर 4th वाला कनेक्ट होगा। डीजल में मौजूद केमिकल एनर्जी जो है उसको जलाकर विद्युत में बदला जाता है। काइनेटिक एनर्जी तीसरा देखिए ऑप्शन, जो कि कनेक्ट होगा विंड टरबाइन से, पवन चक्की से। हवा की गति से टरबाइन घूमती है यानी काइनेटिक एनर्जी से बिजली बनती है। एंड 4th जो बचा अपना रेडिएशन एनर्जी, वो 1 से कनेक्ट होगा सौर तापीय, सोलर थर्मल। सूर्य की किरणें सौर तापीय प्रणाली में ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 3, 4, 2 और 1, जो कि हमको 1 वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ए वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन हैं? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गोपीचंद पी हिंदुजा या आनंद महिंद्रा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आई एम के लेखक कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा। ये एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जिसे गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने संकलित किया है। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। पुस्तक का उद्देश्य अंतरधार्मिक संवाद, आध्यात्मिकता और वसुदैव कुटुंबकम की भावनाओं को बढ़ावा देना है। इसमें अलग अलग धर्मों के साझा मूल्यों और एकता पर प्रकाश डाला गया है। तो गोपीचंद पी हिंदुजा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक सिंपल पेंडुलम में धातु की छोटी गेंद या पत्थर का वह भाग जो धागे से लटकता होता है क्या कहलाता है? बॉब, नॉब, हिंज या हेड? तो सिंपल पेंडुलम में एक धागे या डोरी से एक धातु की छोटी गेंद या पत्थर को लटकाया जाता है। इस लटकते हुए भाग को ही क्या बोला जाता है? बॉब कहा जाता है। बॉब ही पेंडुलम का वह भाग होता है जो कि ऑसिलेटरी मोशन करता है, आवर्ती गति करता है। इसकी गति गुरुत्वाकर्षण बल और धागे की लंबाई पर डिपेंड करती है। तो बॉब ए आंसर। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया? फ्लो, एमिलिया पेरेज, द ब्रूटलिस्ट
या चैलेंजर्स? तो एमिलिया पेरेस एक स्पेनिश भाषा की म्यूजिकल क्राइम ड्रामा फिल्म है। उसने 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का पुरस्कार जीता है। यहाँ पर एमिलिया पेरेज बी आंसर करेक्ट होगा। एमिलिया पेरेज ने इस समारोह में कुल 4 पुरस्कार जीते हैं, बेस्ट मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा गीत के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्त पार्षद, मैथिली शरण गुप्त या विष्णु दिगंबर पलुस्कर? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा बेहद प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है जिसे श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। किसने? श्यामलाल पार्षद ने। इसका उद्देश्य जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था। तिरंगे के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना को उजागर करने वाला ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत ही प्रेरणादायक बना। कौन है इसके रचयिता? श्यामलाल गुप्त पार्षद। यहाँ पर आगे बढ़े, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विथ सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र, ये आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बायोस छाया का उद्देश्य क्या होता है? बायोस शेडो जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? रैम को हार्ड डिस्क में कॉपी करना, हार्ड डिस्क को रैम में कॉपी करना, रोम को रैम में कॉपी करना या रैम को रोम में कॉपी करना? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। बायोस शेडोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें बायोस का कोड जो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है उसमें होता है, उसे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी किया जाता है। इसका उद्देश्य है बायोस के एग्जीक्यूशन को तेज बनाना, क्योंकि रैम की गति रोम से ज़्यादा होती है। जब कंप्यूटर बूट होता है तो बायोस को कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए उसे रैम में लाना परफॉर्मेंस के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर रोम को रैम में कॉपी करना सी आंसर करेक्ट होगा। अगला लेते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या वास्तविक और उल्टा? तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है उत्तल दर्पण की। एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर परावर्तन देखने को मिलता है। ये दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है एंड सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। और प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? छोटा भी होता है, वस्तु से छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आभासी और सीधा, सी आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जो चीन के बाद आता है। 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी, जो अब बढ़कर 300 से ज़्यादा हो गई हैं। 2014-15 में भारत में बिकने वाले मोबाइल फ़ोनों में केवल 26% ही देश में बने थे। आज ये आंकड़ा लगभग 99.2% है। मोबाइल फ़ोन निर्माण का मूल्य 18,000 करोड़ से बढ़कर 4,22,000 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर सेकंड बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एवेंजलिस्टा या आइजैक न्यूटन? तो बायोफोकल लेंस वह लेंस होता है जिसमें 2 अलग अलग पावर होते हैं। एक पास की चीजें देखने के लिए होता है और दूसरा दूर की चीजें देखने के लिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार 18वीं सदी में किया था, क्योंकि उन्हें पास और दूर दोनों की दृष्टि में दिक्कत होती थी। उन्होंने एक ऐसा लेंस डिजाइन किया जिसमें ऊपर वाला भाग दूर की दृष्टि और नीचे वाला भाग पढ़ने के लिए उपयोगी था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऐसा है जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है? फॉर्मिक अम्ल, अम्लराज, एक्वारेजिया, एसिटिक अम्ल या क्लोरोफॉर्म? तो अम्लराज जो होता है एक्वारेजिया, ये अत्यंत शक्तिशाली घोलक अम्लीय मिश्रण है जो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और 1 भाग
नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलकर बनाया जाता है। ये मिश्रण सोना और प्लेटिनम जैसी नोबेल और इनर्ट धातुओं को घुलने में सक्षम होता है, जो सामान्य रूप से किसी भी एकल अम्ल से नहीं घुलती हैं। तो यहाँ पर अम्लराज बी आंसर। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? 90, 93, 96 या 100? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक 96 है। भारत का स्कोर 100 में से 38 रहा है, जो पिछले वर्ष 2023 में 39 था। यह रैंक 180 देशों के सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है, जहां पर 0 का अर्थ है अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है बहुत ही साफ सुथरा। तो 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? 96। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्रबंध की मुख्य जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY की शुरुआत 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य था गरीबों, मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों को आर्थिक राहत प्रदान करना। यह योजना का प्रबंधन और क्रियान्वयन मुख्यतः वित्त मंत्रालय के अधीन किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बी आंसर। समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला हुआ होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण मिनरल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे हम आमतौर पर साधारण नमक या टेबल सॉल्ट कहते हैं। समुद्र के पानी में घुले कुछ लवणों का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ सोडियम क्लोराइड का होता है। यही कारण है कि समुद्र के पानी का स्वाद खारा सॉल्टी होता है। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो बिहार को मखाना उत्पादन का गढ़ माना जाता है, विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इनमें इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को संस्थागत समर्थन देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। बजट 2025-26 के दौरान भी हमको यहाँ पर सुनने को मिला था। इसका उद्देश्य क्या है? मखाना किसानों को बेहतर सुविधाएं देना, प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देना। तो बिहार करेक्ट आंसर होगा सी। अगला है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑर्गन, फ्रियॉन, हीलियम या एसिटिलीन? तो फलों को जल्दी और कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन C2H2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस भी कहते हैं। ये गैस कैल्शियम कार्बाइड को पानी के संपर्क में लाकर प्राप्त की जाती है। तो एसिटिलीन यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा या शिखर धवन? तो पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उनके साथ 3 और दिग्गज खिलाड़ी थे, सरफराज अहमद पाकिस्तान से, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से एंड टीम साउदी न्यूजीलैंड से। 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया? विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा या फिर मिलिंद सोमन? तो बॉलीवुड अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना। उनको केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। यह सम्मान उन्हें फिट इंडिया मूवमेंट के उद्घाटन समारोह में प्रदान किया गया, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो आयुष्मान खुराना करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है? लैक्टिक अम्ल, पेट्रोग्लूटेमिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या गाइकोलिक अम्ल? तो फॉलिक एसिड एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B9 है, जो शरीर में DNA सिंथेसिस, RBC फॉर्मेशन और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में मदद करता है। इसका दूसरा नाम है पेट्रोग्लूटेमिक अम्ल। बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा?
ऑप्शन है आर्टिकल 141, आर्टिकल 140, आर्टिकल 142 या आर्टिकल 145। तो आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय या व्याख्या दी जाती हैं वो देश भर की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होती हैं। ये यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करता है न्यायिक निर्णयों में। आर्टिकल 141 ए आंसर। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए रेल दृष्टि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रेलवे स्टेशनों के पास वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, जनता को रियल टाइम जानकारी और प्रदर्शन डेटा प्रदान करना, ट्रेनों की गति को नियंत्रित करना और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टिकट बुक करना। तो रेल दृष्टि पोर्टल को भारतीय रेलवे ने 2019 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है रेलवे से जुड़ी सूचनाओं को पारदर्शी और आसानी से सुलभ बनाना। मतलब बी वाला आंसर करेक्ट होगा, जनता को रियल टाइम जानकारी और प्रदर्शन डेटा प्रदान करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कर्नाटका, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज मध्य प्रदेश, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुजरात, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट उत्तर प्रदेश। तो कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर? बी वाला। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, न कि मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश के कुल आलू उत्पादन में 25% से अधिक योगदान देता है, जबकि मध्य प्रदेश आलू उत्पादन में शीर्ष 5 राज्यों में तो है लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो बी आंसर। भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई का क्या अर्थ है? इंश्योरेंस, आइडेंटिटी, इंटरफेयर या इंटरफेस? तो भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। और ये एक यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप है जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये भारत के महान नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो आई का मतलब है यहाँ पर इंटरफेस। डी आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या महात्मा गांधी? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया था। ये नारा उन्होंने बिहार के पटना में एक विशाल जनसभा में दिया था। इस आंदोलन का मकसद था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा की खराब स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाना। इसे जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण बी आंसर। 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग कोच कौन थी? सुनीता शर्मा, रेणु कोहली, पूर्णिमा महतो या हंसा शर्मा? तो हंसा शर्मा भारत की पहली महिला वेट लिफ्टिंग कोच थी जिन्हें सन 2000 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जिताने के योगदान के लिए दिया गया था। तो हंसा शर्मा डी आंसर। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 5, 4, 6 या 7? तो आई बॉल हमारी आंख को इधर उधर घुमाने, ऊपर नीचे और कोणीय दिशा में घुमाने के लिए 6 मसल्स जो होती है मांसपेशियां वो काम करती हैं। तो सी आंसर 6 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ पर हमारे ये 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट होते हैं हमारे इस सीरीज़ के। बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ में हमने ये 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट करे हैं। एंड आप में से शुरुआत करने वाले तो बहुत लोग थे, बट इस जर्नी में मेरे साथ यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ तक पहुँचा है ना वो एग्ज़ाम को 100% क्रैक करेगा। जिसने 20 मॉक टेस्ट को सीरियसली फॉलो किया है और कंसिस्टेंसी दिखाई है वो एग्ज़ाम हॉल में भी कंसिस्टेंसी दिखाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मैंने हर एक लेवल के मॉक टेस्ट यहाँ पर क्रिएट करें। कोई सा मॉक टेस्ट मैंने टफ रखा है, कोई सा बिल्कुल ईजी रखा था, कोई सा मॉडरेट रखा था, सिर्फ इसीलिए कि आप हर एक सिचुएशन से फाइट अभी कर लो। एग्ज़ाम हॉल में होता क्या है ना कि आप तैयारी मान लो अच्छी करके गए हो, बट क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा टफ आ गया, तो वहाँ पर हमको संतुलन नहीं खोना है। ये सिचुएशन अगर आपने पहले अगर फेस कर रखी थी तो आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो मेरा मकसद वही था एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे के सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करें, पूरी सीरीज़ को फॉलो कराएं। अब समय आ गया है फ्रेंड्स रिलैक्स रहने का। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो।
आपने जो तैयारी करी है उससे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आओगे। मैं आपके लिए जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी तब एनालिसिस वीडियो भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है और किस तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आएगा एंड बेटर एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी है। मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।